schools. One is preventive, and and another one is corrective. प्रिवेंटिव मीन्स कि आप घटना घटने से पहले जो कुछ अंजाम में लाते हैं, प्रयास करते हैं, दैट आर जो सेफ गार्ड यूज कर रहे हैं, दैट आर प्रिवेंटिव. करेक्टिव आर ऑल्सो सेफ गार्ड, बट आप जब कोई घटना घट जाती है तब कुछ आप जो आप करते हैं वो करेक्टिव हो गए. तो जरूरत तो मैं यही कहूंगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण फेमस कहावत भी है कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर. तो करेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है. सो प्रिवेंटिव मेजर्स नीड टू बी टेकन इन ए मेजर वे rather than to go ahead with the corrective one. So what are the basic principles or guiding principles behind the preventive or corrective measures at school level? The first one is किसी भी बच्चे को, जो आपके स्कूल में बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, उनको एक बच्चा समझा जाए. ट्रीट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल विथ केयर, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. दैट शुड बी एक बहुत जरूरी है. अगर आप एक स्कूल में एक बच्चे को सिर्फ केयर दे रहे हैं, डिग्निटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ डिग्निटी दे रहे हैं, केयर नहीं दे रहे हैं, तो आप एक सफल उसके रूप में नहीं ले जा रहे हैं. अब कुछ लोग सोचेंगे कि अब्यूज से कैसे ये जुड़ा हुआ है. अब्यूज, अगर आप एक सही केयर नहीं देते हैं, आप डिग्निटीफाइड वे में बच्चे से पेश नहीं आते हैं, दिस इज ऑल्सो अब्यूज. व्हेन यू जस्ट गो टू द आरटीई एक्ट के जो रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डिनेंस जारी किए गए. In that ordinance, you will find that use of abusive language, any inappropriate language, is treated as action of abuse. Abuse माना जाता है कि आपने उससे appropriate रूप में बात नहीं किया. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को देखें, ध्यान में लें. नेक्स्ट है कि एक इंश्योर करना, अब्यूज को रोकने का सेफगार्ड का सबसे अच्छा प्रिवेंटिव तरीका है, इंश्योर दैट कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इज अनएम्बिगुअस. आप देखें कि जिस स्कूल में कम्युनिकेशन या स्कूल या कहीं जो भी स्पेशल स्कूल हो या इंक्लूसिव स्कूल हो, किसी भी स्कूल में जहां पर आप वोकल होते हैं, कम्युनिकेशन के ऑप्शंस बने होते हैं, कोई बच्चा एक प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकता है, प्रॉपर एक कंप्लेंट बॉक्स हो, सिर्फ बना हुआ ना हो, उसको कोई ना कोई देखता हो, रेफर करता हो, उस पे एक्शन होते हो, उस जगह पे इस तरह के अब्यूज की घटना होने की संभावना कम हो जाती है. क्योंकि आप लगातार बहुत सारे जो छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, जो प्री एक कंडीशन बन जाते हैं इस तरह के अब्यूज एक्टिविटी के, उसकी संभावना को ही, उस अब्यूज की संभावना को ही, द पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज एक्शन, वो आप नलिफाई कर लेते हैं. नेक्स्ट है कि अडॉप्ट द सेफेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और एक्सीडेंट्स. यूजुअली हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अब्यूज को सिर्फ हम सेक्सुअल अब्यूज या इस तरह के अब्यूज, फिजिकल अब्यूज के रूप में देखते हैं, जबकि कई ऐसे अब्यूज और भी सेफ गार्ड लिए जाने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं बच्चों के एक सेफ इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर रूप में एक वायरिंग की हुई हो, फायर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो, फायर सेफ्टी के लिए मैंने बोल दिया, सॉरी, फायर सेफ्टी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो. कोई और भी जो रिस्क होता है जहां पर बच्चे एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई हार्मफुल है, जो फिजिकल कंडीशन है वो ऐसा ना हो कि हार्मफुल हो, कोई ऐसे कई सारे चीजों को भी हम लोग साथ साथ अडॉप्ट कर सकते हैं, वहां डाल सकते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस इंस्टीट्यूशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही क्लियर कट ढंग से लिखा हुआ हो, ये बहुत जरूरी है. बहुत बार क्या होता है कि कोई घटना घटती है किसी संस्थान में और किसी को पता नहीं चलता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल. ऐसा कई आपने सुना होगा और कई जगह पर कि कौन जिम्मेदार है
यही तय नहीं हो पाता है कि हु वाज द रिस्पॉन्सिबल एंड हु नीड टू बी पनिश्ड। ऐसे कई सारी संभावनाओं में ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है कौन सा। यदि किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर दी जाए इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट की, हेड की, सभी इंडिविजुअल्स की, ये सभी एक बेहतर सेफगार्ड की ओर ले जाते हैं जहां आप बेहतर रूप से चीज़ों को संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप देखें कि क्यों जरूरी है और क्या क्या बेसिक सेफगार्ड्स हैं, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो 1992 में आया, उसके बाद कई सारे चेंजेस हमारे देश में भी आए, जिसमें कई सारी बॉडीज बनाई गई और जो चाइल्ड राइट्स को देखती हैं। और अगर आप देखें तो हमारे देश में भी कई तरह के सेफगार्ड के तरीके बने हुए, जो NCPCR वगैरह है, जो आप उसका नाम सुने, उस तरह की चीजों को बनाया गया। इसी के तहत आप अगर देखें तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एक हमारे देश में है, जो बेसिकली इसी तरह के चीजों को देखता है। जो ये बेसिकली क्या करता है कि जो अपराध की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, कुछ बच्चे जो अपराध करते हैं या बच्चे से जो गलती होती है, या बच्चों के लिए कोई एक कैसे सेफगार्ड हो कि बच्चे ना कुछ कर पाए, ना बच्चों के अगेंस्ट कोई कुछ कर पाए, इसके लिए एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे देश में है। काफी व्यापक कानून है और पूरी तरह से जो केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, रिट्रीटमेंट, इस तरह की कोई भी जो चीजें हैं, उन सब के स्कोप को बहुत ही कैटेगराइज रूप में कि कैसे कोई देगा, कौशल के नियम होने चाहिए, इन सब पे बात करता है। और एक लीगल फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर हाउ a child can be taken in a protective way and how we can reduce the any kind of ill behavior in students at school। इसके अतिरिक्त भी कई सारे व्यवस्थाएं हैं, जैसे सबसे एक नया कहा जाए, नया क्योंकि इस पे एक्शंस बहुत ज्यादा अभी हाल में हुए हैं, वो है पॉक्सो एक्ट। आप सब लोग जानते हैं, काफी पॉपुलर अभी एक्ट ये है, क्योंकि ये किसी प्रकार के अब्यूज पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की इजाजत देता है, या इट मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव, इट अलाउज और ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज और एनी चिल्ड्रन। बेसिकली इस एक्ट का नाम भी वो शॉर्ट फॉर्म पॉक्सो एक्ट है, मगर इसका पूरा नाम देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और हाल में बहुत सारे इसमें चेंजेस भी हुए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ कुछ चेंजेस हुए। ये बेसिकली ये सेक्सुअल अब्यूज अगर स्कूल में या स्कूल एज के, एडोलेसेंट एज में, या चिल्ड्रन के साथ कोई ऐसा घटना घटती है, उस पर यह बहुत ही सख्त कानून है, जो 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है, या जो इस तरह का स्कूल में या किसी जगह कोई घटना घटती है या सोसाइटी में घटती हो, जो बच्चों पे कोई अपराध होती है, तो उस पर तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने की इसमें बात कही जाती है। अगर ये 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है, तो इसमें जो स्टेट है वो जिम्मेदार होगा। इसलिए ये बहुत ही, आप इसे सख्त कानून कह सकते हैं, जिसमें कार्रवाई त्वरित होती है और तुरंत होती है। और इसमें इसको एक क्रिमिनल एक तरह का प्रोसीजर है। इसीलिए मैं यहाँ कहूँगा कि स्कूल्स में इस एक्ट के बारे में वी हैव टू मेक सम अवेयरनेस एट स्कूल लेवल। गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉक्सो एक्ट को लेकर के बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स में भी 2016-17 में कई NGO के माध्यम से इस तरह की अवेयरनेस की बात की गई। और ये जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डरते नहीं हैं अपराध से, तब तक अपराध कम भी नहीं होता है।
एक बहुत अच्छा लॉ के लिए कहा था कि लॉ इज फॉर होम। जो एक्ट होते हैं किसके लिए हैं, कानून किसके लिए हैं। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था एक दिन, एक जज साहब थे, तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, जो कानून कानून कुछ लोग हमारे पास एनपीसी को, आप मॉडल आप जानते होंगे, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। एनपीसी हर जगह लागू होता है। तो मेजर लोग एक नॉर्मल पॉवर्टी का के अंतर्गत कोई भी पॉपुलेशन आता है, एक बिहेवियर को ले, तो एक बिहेवियर ले कि कौन लोग अपराध नहीं करेंगे, तो कौन लोग अपराध करेंगे। और अगर इसको देखें तो कई लोग ऐसे, मान लीजिए आप एक साइकिल को ही ले लें कि एक साइकिल मान लीजिए बाईं ओर चलाना है, दाईं ओर कौन साइकिल चलाएगा। बहुत कम से लोग होंगे ऐसे जो बाईं ओर साइकिल चलाने का नियम है तो दाहिनी ओर चलाएंगे। लेकिन बाईं ओर साइकिल चलाने का नियम तो है ना, नियम इसलिए होना चाहिए। नियम अगर ना हो तो जो दाहिनी ओर भी साइकिल चला रहा है वो भी बाईं ओर चला सकता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नियम ना हो तब भी सही आचरण करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नियम है तब भी गलत आचरण करने की संभावना होती है। और कानून बेसिकली एक बड़े एवरेज समुदाय के लिए होता है जो ये चीजें होंगी तो नहीं करेंगे। यानी कि मैक्सिमम जो एक बड़ी आबादी होती है, जो बड़ा पॉपुलेशन होता है, वो कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उसके एग्जिस्टेंस के कारण अपराध नहीं होते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग उस चीज को जानें। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में अगर आप देखें तो 2012 के बाद 2000 काफी ऐसे एक्ट आए, कई ऐसे बदलाव आए जिसमें जो एक अब्यूज की घटना को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। अगर आप जो इंडियन पेनल एक्ट है उसके अंतर्गत आप देखें तो अब जो द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया, तो जो बेसिकली एक जो 16 साल या उससे छोटे बच्चियों के ऊपर कोई अपराध अगर होता है तो उसे बहुत ही एग्रेसिव रूप में लेने की बात ये करता है। अगर फिर नेक्स्ट आप देखें तो कई सारे ऐसे कमीशन बने हुए हैं जो आप एनसीपीसीआर की मैं बात कर रहा था, अभी भी पहुंचा रहा हूँ। हमारे देश में बच्चों के राइट को लेकर के, बच्चों के राइट प्रोटेक्टेड रहे उसके लिए एक प्रॉपर एक काउंसिल बनी हुई है जिसे हम कहते हैं, कमीशन बना हुआ है जिसे हम कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीपीसीआर कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इसके अकॉर्डिंगली इसको एक नेशनल लेवल पे ये कमीशन है, जबकि स्टेट लेवल पे भी इस तरह के बाल आयोग हर जगह है। स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स कमीशन बने हुए हैं जो उस किसी भी घटना के कहीं पर भी बच्चों का अगर वो उनके राइट्स हनन हो रहे हैं तो उस पर वो तुरंत एक्शन लेती हैं, उन्हें संज्ञान में लाने की जरूरत है, अदरवाइज वो तुरंत एक्शन में लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट खत्म करना चाहूंगा कि कॉलेज लेवल पे मैं अब आता हूँ कि कॉलेज लेवल पे अगर एक अब्यूज है तो कॉलेज लेवल पे अब्यूज होने की घटना थोड़ी सी अलग रूप में आपको देखने और लेने समझने की जरूरत है कॉलेज लेवल पे। इसलिए क्योंकि कॉलेज लेवल पे मैंने जैसे अभी बताया भी था कि बच्चे एडल्ट होने की प्रक्रिया में होते हैं या अगले 1-2 साल में हो जाते हैं, क्योंकि 17 ईयर्स में ही आप +2 के स्कूलिंग पूरा करते हैं। 17 ईयर के बाद 18 कंप्लीट किया हुआ होता है या 18th ईयर के जो एज में एक व्यक्ति हायर एजुकेशन में जाता है, जैसे एंटर इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एट द एज ऑफ 18th ईयर, और इन द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही जस्ट कंप्लीटेड 18 ईयर और वो एडल्ट, लीगली एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। इसलिए चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए अब्यूज की जगह जरूरत है कि हमें इसे बहुत नेगेटिवली ना लेकर के, मैं बात भी कर रहा हूँ कि अब्यूज हुआ, घटना घटी, कानून, केस, एक्ट, इन सब की जरूरत ज्यादा नहीं है। ज्यादा जरूरत हमें ये है कि हम कॉलेजेस में ऐसी क्रिएट करें, ऐसे सेफगार्ड बनाएं, और उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। पहला कि हम एम्पावर करें, यानी कि उन एडल्ट्स को इतना एम्पावर्ड करें कि वो कुछ गलत ना कर पाए,
वो इनकरेज हो कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, ठीक से ले सकें, और इस तरह के जो अपने आप किससे दोस्ती करना चाहते हैं, आप किससे बात करना चाहते हैं, ये कंसेंट पूर्वक हो, इस चीज की का ध्यान, इस चीज का संज्ञान उन्हें कराया जाने की जरूरत है। इट मीन्स कि दे नीड टू बी एम्पावर्ड सो दैट दे शुड बी इनकरेज कि हाउ टू मेक friends, how to make their own decisions, etc. Number two is prevention. Prevention similarly at school, जैसा स्कूल में हो रहा है उसी तरह से सिमिलरली हम किसी भी तरह के हार्म एक्शन को रोकने के लिए प्रिवेंट अपने आप को रोक सकते हैं, रोकने का प्रयास कर सकते हैं। थर्ड इज प्रोपोर्शनैलिटी, और इट मीन्स कि जिस रूप में रिस्क है उस रूप में हम कोई एक्शन लें। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन के रूप में हम यूज कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। एंड द टू लास्ट इज पार्टनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। पार्टनरशिप मीन्स आप जब मिलजुल करके काम करते हैं, जो मैंने पहले ही कहा, कोलैबोरेशन की बात आप करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं, एब्यूज होने की संभावना खत्म हो जाती है। एब्यूज इज व्हाट, जब आप एक किसी के इच्छा के विरुद्ध या कुछ उनके डिग्निटी को, उनके केयर को, वो आप उसको हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं बेसिकली। और इसको शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आपकी बिहेवियर में एम्पैथी खत्म हो जाती है, इफ यू जस्ट ब्रेक द लेवल ऑफ एम्पैथी, वहां से एब्यूज की संभावना, यानी कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज में स्टार्ट, बिकॉज empathy is what? Empathy is just giving respect to the value. Hello, am I audible? जी सर, आपकी आवाज आ रही सर। हाँ, बोले तो सर। आप सामने वाले के जो मूल्य है, सामने वाले के जो व्यवहार है, सामने वाले के जो प्रतिक्रिया है, उसको महत्व देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन सब चीजों को करें। दो बेसिक गाइडलाइन या रेगुलेशन आप कह सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है। टू बेसिक रेगुलेशंस जो यूजीसी गाइडलाइन दी हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एब्यूज को रोकती है। नंबर वन इज यूजीसी गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एंड ऑफ कैंपस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो कॉलेजेस हैं उनको यूजीसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नाम से, HEI के नाम से डिनोट करती है। चाहे वो कॉलेज हो कि इंस्टीट्यूशन हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे HEI के रूप में वो ट्रीट करती है। यानी कि HEI में यूजीसी एक गाइडलाइन देती है कि कैसे सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस इंश्योर किया जाए। और दूसरा है यूजीसी का रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन ऑन कर्बिंग द मैनिएक ऑफ रैगिंग इन वही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि एंटी रैगिंग, जिसे हम रेगुलेशन पॉपुलरली कहते हैं। यानी कि दो बेसिकली गाइडलाइन है। फर्स्ट, ऑन द सेफ्टी ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, एंड नंबर टू इज एंटी रैगिंग गाइडलाइंस। ये दो गाइडलाइन को अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने सब लोग अगर कहीं कॉलेज में हैं, इन दोनों को देखें। अगर आप स्कूल में हैं तो पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और NCPCR को थोड़ा उनके गाइडलाइन प्रिंसिपल्स को पढ़ें। ये अगर इन चार चीजों को आप, 4-5 चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो आप मेजरली चीजों को, संभावनाओं को भी कम करने के, रिस्क बहुत सारे कैसे कौन कौन सी घटनाएं की जाए उसको कम कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि इस एक्ट को, अगर इस गाइडलाइन को देखें, तो गाइडलाइन बहुत क्लियर करता है कि सिर्फ एजुकेशन कैंपस में ही नहीं इंश्योर करना है आपको सेफ्टी, ऑफ कैंपस भी सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कोई ट्रिप पे ले जाते हैं, कोई कैंप पे ले जाते हैं, वहां पर किसी प्रकार का अब्यूज ना हो कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि वो किसी प्रकार का एब्यूज ना हो। ये जो सेफ्टी यूजीसी सेफ्टी रेगुलेशन गाइडलाइंस है वो बताती है कि समय समय पर आपको कैंपस वाइज अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत बार आपको पता ही नहीं होता है कि ये आपके साथ अब्यूज हो रहा है। जैसा अभी स्कूल के बच्चों के साथ हुआ है, स्कूल में कई सारी ऐसी कैंपेन चलाई जा रही हैं बैड टच और गुड टच के को लेकर के सेंस डेवलप करना। बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि वो गलत हो रहा है उसके साथ। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स बड़े एम्पावर्ड हो, वो जाने की व्हाट आर देयर राइट्स एंड हाउ दे हैव टू एक्ट एंड क्या एक मॉडल बिहेवियर हो सकता है। इन मॉडल बिहेवियर को अगर आप बताते हैं कोई वर्कशॉप द्वारा, अवेयरनेस कैंप्स द्वारा, तो बहुत फर्क पड़ता है कि इन बच्चों में वो परिवर्तन आते हैं, आएंगे, इसकी पूरी संभावना होती है। इसके अलावा भी जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है टीचर या कहीं और किसी में भी, इसके लिए भी जरूरी है कि किसी प्रकार का वर्कशॉप और ये करने की बात ये करता है कि यूजीसी कहता है कि कॉलेजेस, यूजीसी भी खुद भी इस तरह के कैंपेन और इस तरह को चलाएंगे। दूसरा जो स्टूडेंट का संभावना बनती है कि स्टूडेंट ही खुद कर पाए, ये बहुत जरूरी है कि जो एंटी रैगिंग एक्ट है इसके बारे में बच्चों को बताया जाए। ऐसे रैगिंग की घटनाएं मैं समझता हूँ कि पिछले एक दशक में बहुत कम हो गई है। जो दशक पहले स्थिति थी पूरे देश में, रैगिंग एक बहुत बड़ी घटना थी जहां स्टूडेंट ही स्टूडेंट का अब्यूज करता था। एक अब्यूज होते थे सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चे। इसको कहीं ना कहीं बहुत अब रोकने की स्थिति में। सर अनम्यूट कीजिए। सर आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? यस सर। आदरणीय पंकज सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक उनका म्यूट, माइक उनका म्यूट है सर। पंकज सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? श्री पंकज सर। हाँ बोलो, दे दे गरम करके। शायद वो टेक्निकल इशू के कारण हम लेफ्ट हो चुके हैं। कहाँ तक दूसरा भी करूँ? सर की पीपीटी आप सभी लोगों को भेज दी गई है। जी जी जी, आप उसे देख लें। सर जो बता रहे थे एक एक पॉइंट आपके सामने स्पष्टतया उन्होंने एक एक लाइन करके लिखा हुआ है, चाहे पॉस्को एक्ट के संदर्भ में हो या जो मिनारिटी जस्टिस के बारे में हो या जो भी बाल अपराध से संबंधित मामले हैं, उसमें जो भी कानूनी धाराओं की बात की गई है उन सभी धाराओं पर सर ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण आपको पीपीटी उपलब्ध कराई है। आप देखेंगे, समझेंगे और उसको देख करके सुबह भी एक पीपीटी आपको दी गई थी, आदरणीय श्री एस मिश्रा सर द्वारा प्रेजेंट की हुई। एक पीपीटी अभी दी गई है, आदरणीय श्री पंकज सर द्वारा प्रेजेंट की हुई। और अब हमारे बीच अगले वक्ता के रूप में आदरणीय श्री डॉक्टर विनोद केन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एनआईटी पीवीडी देहरादून होंगे। उनके द्वारा भी आपको एक पीपीटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको देखकर, जिसको समझकर आप आसानी से उनके भावों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आदरणीय विनोद केन सर हमसे जुड़ चुके हैं।
तो मैं संस्था के निदेशक डॉक्टर नसीम अहमद सर से कहूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करें। संस्था के निदेशक डॉक्टर नसीम अहमद सर। कृपया आप आए और आज के इस सेशन के वक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर विनोद केन सर का स्वागत करें और उन्हें आमंत्रित करें। 2 दिवसीय नेशनल वेबिनार में आज हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद कुमार केन साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर NIE-PVD देहरादून को मैं संस्थान परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर का पहली बार ऑनलाइन दर्शन होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी और ग्रुप में जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स सर के बारे में जितना सुना है उससे हम सभी अभिभूत होंगे। उनके विचारों से, उनके सुझावों से हम अपने जीवन में, अपने कार्यों में गुणवत्ता लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सर का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में, नेशनल वेबिनार प्रोग्राम में सर के ओजस्वी विचारों से हम सभी प्रेरणा लें। आपका स्वागत है सर। थैंक यू डॉक्टर नसीम अहमद सर। मैं सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर विनोद केन सर NIE-PVD देहरादून में वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर और वीडियो के पद पर, ब्रेन डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेन से संबंधित नई नई तकनीकी उपकरणों से संबंधित, नई सूचनाओं से संबंधित एवं शिक्षण गतिविधियों में आपका एक लंबा अनुभव रहा है। आपने TCTBS जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए NIBS का प्रोजेक्ट चलता है, उसमें लंबे अरसे तक एग्जाम कंट्रोलर का पद निभाया है और पूरे भारत में ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए आपने विभिन्न कार्यक्रमों को व्यवस्थित संचालन करके उनके एक व्यवस्थित स्वरूप को सिद्ध किया है। आज हमारे बीच आप अपने अनुभवों को विशेष बालकों के संदर्भ में और विशेष बालकों के उस संदर्भ में उनकी सुरक्षा को कैसे हम सुनिश्चित करें, इस संदर्भ में आप उपस्थित हुए हैं। तो हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा हमें एक ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा कि हम विशेष शिक्षक या हमारे जितने भी प्रतिभागी हमसे जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग एक अच्छे एक स्वरूप को स्थापित करके और लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं ऐसे अनुभवशील व्यक्तित्व और एक प्राध्यापक को, आचार्य को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन हमारे बीच रखें। आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑडिबल? जी सर, आपकी स्पष्ट आवाज है। ओके ओके। थैंक यू डॉक्टर नसीम साहब, आपसे मेरी पहली मुलाकात नहीं हुई है कभी। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आपके साथ जरूर मुलाकात होगी और हम जरूर कुछ ऐसा कॉन्क्रीट काम करेंगे जिससे कि आपकी संस्था और हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, हम लोग मिलकर एक डिसेबिलिटी फील्ड में एक अच्छा और रिमार्केबल काम करें सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऐसे सर मुझे प्रतीक्षा रहेगी। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैं अपना प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन खुद ओपन की हुई है, तो मैं खुद अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। नागेश सर, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लीज विद द परमिशन ऑफ द चेयर। सर आप या आई एम शेयरिंग। सर स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर, आपकी स्क्रीन आने लगी है सर।
ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्यूजेस के बारे में बात करूंगा। बड़े इंटरेस्टिंग चीज है एब्यूजेस। हम लोग अक्सर बात करते हुए कहते हैं कि एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, या उसके जो गेस्चर से बड़े एब्यूजिव हैं, या इन लोगों के साथ जो हम लोग चाहे डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, हम लोग कुछ इस तरह की लैंग्वेजेस यूज करते हैं जिसे हम लोग सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। और ये जो सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं होते हैं या इस तरह की लैंग्वेजेस, वही एब्यूजिव लैंग्वेजेस होती हैं। सोसाइटल अभी तक हम लोगों का जो एब्यूजिव लैंग्वेजेस का जो कंपोनेंट था, उसमें हम लोग जनरली गाली गलोच या फिर इस तरह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसे हम बोलते थे कि अगर इस तरह की लैंग्वेज हम लोगों ने यूज की है, इसका मतलब है ये एब्यूजिव लैंग्वेज है। तो एब्यूजिव लैंग्वेज आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उम्मीद करता हूं कि इस तरह की इस प्रेजेंटेशन के साथ में आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो कि शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सोची होगी, और इसको हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। हेलो सर। जी कैलाश जी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? एब्यूजेस को एक तरह से जैसे गाली देना होता है ना, उस तरह के एब्यूजेस का मतलब होता है कि गाली देना या गाली गलौज करना। हम बोलते हैं ना एब्यूज कर रहे हैं, किसी को एब्यूज करना है तो हम गाली गलौज कर देते हैं, हम उसे बोलते हैं इसका मतलब ये ऐसे हम एब्यूज कर रहे हैं, हम इसे गाली दे रहे हैं। सर मैं ये तो पूछना चाह अब रहा वो हूँ, जो जो आपको लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एब्यूज, इसका पूरा मीनिंग क्या होगा? एब्यूजेस यानी कि आज हम गाली गलौज क्या होता है और किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में, विभिन्न प्रकार उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है कैलाश जी? हेलो, चलिए शुरू करें हम लोग। जी जी, अब हम लोग शुरू करते हैं। जब हम एब्यूज के बारे में बोलते हैं तो एब्यूज का मतलब होता है कि हम किसी इंटेंशनली यानी जानबूझकर किसी को हार्म करते हैं या चोट पहुंचाते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो वो होता है इंटेंशनली एब्यूज करना। इसका ये कई किसी भी तरह से हो सकता है। ये हम फिजिकली भी हो सकता है कि हम किसी को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। इमोशनली एब्यूज भी होता है कि हम किसी को इमोशनल तरीके से उसे एब्यूज करते हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और सेक्सुअल एब्यूज तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम सेक्सुअल एब्यूज किस तरह से हम लोग करते हैं, ये किस तरह से सेक्सुअल एब्यूजेस होते हैं। ये एक तरह के इस तरह के एब्यूज होते हैं जो हम जाने अनजाने देते हैं, या एज ए टीचर क्लास में ऐसे ऐसे एक्टिविटीज या इस तरह की बातें कर देते हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, जिसे हम सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट करता नहीं है। मगर बहुत, अब जैसे मेरे प्रेजेंटेशन, आने वाले प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि हम लोग ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी कर देते हैं जो आपको भी नहीं लगेगा कि आपने किसी को एब्यूज किया है, मगर बेसिकली वो एक तरह के एब्यूज है। मगर ये एब्यूज केवल तभी होते हैं जबकि हम इसे इंटेंशनली करें। अगर अनइंटेंशनली किया, फॉर एग्जाम्पल एक फिजिकल एब्यूज की बात करूं, अगर मैंने किसी को पकड़ के मारा तो वो होता है इंटेंशनली एब्यूज करना, फिजिकली एब्यूज करना। और अगर मान लीजिए मैं अपना हाथ फैला रहा हूं, मुझे अंगड़ाई आ रही है, गलती से किसी को लग गया, तो वो एब्यूज नहीं हो, वो फिजिकल एब्यूज नहीं होगा, वो गलती है, वो मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर करना, ये कब पता चलेगा कि आप जानबूझकर उस एक्टिविटी को कर रहे हैं या अनजाने तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एब्यूज में। टाइप ऑफ एब्यूजेस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 3 तरह के, वैसे तो बहुत सारे एब्यूजेस होते हैं, मगर मैं आज अपने प्रेजेंटेशन में 3 मुख्य तरह के एब्यूजेस को यूज कर दूंगा। पहला, फिजिकली एब्यूज करना है। ये सिर्फ डिफरेंट जेंडर में होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सेम जेंडर में भी होता है, जिसके बारे में आप लोगों को आज के जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके बारे में पता ही चल गया होगा। और तीसरा होता है इमोशनल एब्यूज, जिसमें आप इमोशनली व्यक्ति को, वो फिजिकली हर्ट नहीं होता है, सेक्सुअली हर्ट नहीं होता है,
मगर आपके कहने की वजह से, आपके द्वारा कोई बात कहे जाने की वजह से वो व्यक्ति इमोशनली एब्यूज हो जाता है, यानी वो अपने आप को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने गाली दे दी हो इमोशनली तरीके से। फिजिकल एब्यूज क्या होता है? फिजिकल एब्यूज का मतलब होता है नॉन एक्सीडेंटल यूज ऑफ फोर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, नॉन एक्सीडेंटल फोर्स ऑफ यूज का मतलब होता है कि हमने किसी को जानबूझकर फोर्स यूज किए। जैसे मैंने अगर किसी को पकड़ के धक्का दे दिया, दिस इज ऑल्सो फिजिकल एब्यूज। मैंने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, दिस इज फिजिकल एब्यूज। मैंने किसी को लात मार दी, दिस इज अ फिजिकल एब्यूज। मैंने किसी की उंगली पकड़कर जानबूझकर उसकी उंगली मोड़ दी, दिस इज अ फिजिकल एब्यूज। किसी भी तरह का एब्यूज हो सकता है एंड द रिजल्ट इन बैडली इंजर्ड। इससे या तो व्यक्ति को चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकता है, जख्म हो सकता है, उसे दर्द हो सकता है, या उसे विकलांगता हो सकती है। तीनों में से कुछ भी। कि मैंने मार दिया, बच्चे के आंख में लग गया, उसकी आंख फूट गई, डिसेबिलिटी होगी, इम्पेयरमेंट हो गया। अगर यही कोई बच्चा खेलते खेलते किसी दूसरे बच्चे की आंखों में लग जाए तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये गलती से हुआ, खेल खेल में हुआ है, इंटेंशनली नहीं हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, नॉन एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। अगर नॉन एक्सीडेंटल होता यानी कि आपने जानबूझकर उसे मारा है तो हम ये कहते हैं कि वो इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। और ये इट में बी रेगुलर और आफ्टर एन इंटरवल। ये जो इस तरह के अब्यूजेस होते हैं, फिजिकल अब्यूजेस, ये फिजिकल अब्यूजेस या तो रेगुलर हो सकते हैं, मतलब कि डेली एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मारता है या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है, या समय समय पर। समय समय का मतलब है मैंने आज मारा और बोला आगे से सामने नजर आया तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, 4-5 दिन बाद सामने नजर आया फिर उसकी पिटाई कर दी, तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलर इंटरवल पर। कि या तो रेगुलरली उसे मारेगा या एक इंटरवल के बाद उसका चोट मारेगा, तो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल अब्यूज। साइकिल ऑफ फिजिकल अब्यूजेस क्या होते हैं? जैसे थ्रेटन्स ऑफ वायलेंस, कि हम उसे डराते हैं। जैसे इफ यू डू दिस मोर वन टाइम यू विल बी, यानी कि अगर तुमने ये दोबारा किया तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या मैं तुम्हें मारूंगा, या मैं तुम्हें पिटाई कर दूंगा, या मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा। होता है ना, आप लोगों को भी गुस्सा आता है जनरली, तो इस तरह से होता है कि अगर ये थ्रेटन होता है, वायलेंस होता है, दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज। आप कर नहीं रहे मगर आपने थ्रेटन कर दिया है कि इस तरह से करना है। ये कहां से शुरू होता है? अगर इनिशियल स्टेज पर इस तरह के थ्रेटन्स या वायलेंस को रोक दिया जाए तो आगे फिजिकल अब्यूज के चांसेस कम होते हैं। द फिजिकल अब्यूज इटसेल्फ सच एज हिटिंग, बर्निंग और स्लैपिंग। अगर किसी को हमने मार दिया, हमने जला दिया, हमने उसे थप्पड़ मार दिया, लात मार दी, दिस इज कॉल्ड आल्सो फिजिकल अब्यूज। द साइकिल बिगिंस अगेन ऑफन विद द अब्यूजर प्लानिंग द नेक्स्ट एक्शन ऑफ अब्यूज। यानी कि इसमें अब्यूजर जो है, जो अब्यूज करता है, वो प्लानिंग करता रहता है कि मैं किस तरह से इसे अब्यूज करूं, किस तरह से इसे मारूं, किस तरह से इसके पेन पहुंचाने की कोशिश करूं। तो ये प्लानिंग होती है। इसीलिए बार बार मैं इसे दो वर्ड बोल रहा हूं कि इंटेंशनली मारता है और नॉन एक्सीडेंटल मारता है। दिस इज कॉल्ड द अब्यूज। किस तरह के अब्यूज होते हैं? जैसे फिजिकल अब्यूज में हम लोग बोलेंगे चेयर से बांध देंगे। आप लोगों को सबको पता है, अगर चेयर से बांध दिया दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज। और ये फिजिकल अब्यूज जो होते हैं वो इस तरह के अब्यूज होते हैं जो जनरली एक स्कूल के अंदर तो कम ही नजर आते हैं, मगर स्पेशल स्कूल, खासतौर से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, वहां पर आपको, ऑटिज्म के अंदर, यहाँ पर ये चीजें आसानी से आपको पता चल जाएंगी। कुछ बच्चे एग्रेसिव होते हैं तो उन्हें चेयर से बांध दिया जाता है, दिस इज एन फिजिकल अब्यूज। एक एडल्ट आदमी दूसरे एडल्ट आदमी को या बच्चे को बांध देता है, दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज, कि हम किसी को बांध नहीं सकते। बीइंग बर्न्ड, हम किसी को जला देते हैं, किसी को चोट, इंटेंशनली चोट उठाया, किसी को गर्म चीज किसी को लगा दी, दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज। हम उसे काट देते हैं किसी चीज से, कोई चाकू है, कोई पिन है, किसी तरह से हम उसे काटने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीजें, दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज। बीइंग स्लैप्ड, पंच्ड, किक्ड, बीटन, यानी हम उसे थप्पड़ मार देते हैं, उसे पंच मार देते हैं, हम उसे लात मार देते हैं, हम उसकी पिटाई कर देते हैं,
दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पर, पहले का टाइम मतलब कि लगभग 2013-14 से पहले इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते थे, मगर जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉक्सो एक्ट लगाया है तब से स्कूल्स में इन सब चीजों के बारे में बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं जो कि जिसमें टीचर्स भी अवेयर हैं कि अगर बच्चे को हमने मारा पीटा तो ये हमारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। विदहोल्ड ऑफ फूड और मेडिसिन अटेंशन, अगर हमने किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को खाना देने से मना कर दिया है, हमने उसका मेडिकल अटेंशन के लिए, हमने उसे, अगर उसे मेडिकल नीड्स की जरूरत है उसके बावजूद हमने उसे अलग छोड़ दिया है, हमने उसे मेडिकल सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, हम उसे खाना नहीं दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फिजिकल अब्यूज। क्योंकि इस तरह के खाना ना खाने से, दवाई ना देने से कहीं ना कहीं फिजिकल, उसके जो फिजिक है उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये भी फिजिकल अब्यूज के अंदर आता है। बीइंग ड्रैग्ड, हम उसे उठाकर खींचते हैं कि पकड़ा उसका हाथ और खींच के हम लोग बाहर लेकर आ गए। अलग चीजें खींचने में बच्चा गिर जाए या व्यक्ति गिर के जमीन पर घिसट के आए या फिर हम उसे पुश करके खींच के लेके आ रहे, दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज। और बीइंग डिनाइड स्लीप, अगर हम किसी को सोने नहीं दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फिजिकल अब्यूज सुने होंगे, बल्कि कुछ एक्ट्स जैसे कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इस तरह के एक्ट्स है जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजों को फिजिकल अब्यूज में डाला गया है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको, काफी साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक हस्बैंड ब्रश कर रहा था और उसने जो अपने मुंह का पानी जो ब्रश करने के बाद गुल्ला था, अगर वो उसने अपनी वाइफ के ऊपर थूका, दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल अब्यूज और उसके लिए उसे पनिश किया जा सकता है। ये इस तरह की एक्टिविटीज है जो फिजिकल अब्यूज के अंदर हम इसे एग्जाम्पल मानकर चलते हैं। सम बेसिक सिम्टम्स टू आइडेंटिफाई द फिजिकल अब्यूज, अगर किसी को फिजिकल अब्यूज हुआ है, क्योंकि देखिए हम एज ए टीचर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि फिजिकल जब अब्यूज होता है तो बहुत सारे बच्चे तो बता देते हैं, बहुत सारे व्यक्ति बता देते हैं, बहुत सारे नहीं भी बताते। मतलब इसमें जो परसेंटेज है ना बताने वालों की वो लगभग 75 to 80% है और 20% लोग ऐसे हैं जो बता देते हैं। अगर 20% लोगों ने जिन्होंने बता दिया है कि उनके साथ फिजिकली अब्यूज हुआ है, तो जिन्होंने फिजिकली अब्यूज किया है उसको, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। और इन केस अगर कोई ऐसा व्यक्ति या जो 80% पॉपुलेशन बची है और जो ये नहीं बता पा रही है कि फिजिकल अब्यूज क्या होते हैं या किस तरह के हैं, तो उनके बच्चों में सामने पता चल जाता है, उस व्यक्ति का पता चल जाता है कि फिजिकल अब्यूज उसके साथ हुआ है। जैसे मसल्स और बोन रिलेटेड इश्यूज, यानी कि यदि आप देखेंगे किसी को मसल्स या बोन से रिलेटेड इश्यू है, किसी को मार दिया, उसे सूजन आ गई है, किसी के हाथ में उंगली में दर्द हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है हाथ मोड़ने से, तो वो पता चलता है कि बच्चे को फिजिकली अब्यूज किया गया है, ये बच्चे को चोट लगी है। अब ये चोट लगी कैसे है, इंटेंशनली लगी है, अनइंटेंशनली लगी है, इट्स अदर थिंग, मगर फिजिकली उस बच्चे को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। अगर वो इंटेंशनली हुआ है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल अब्यूज। अगर वो अनइंटेंशनली हुआ है तो दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंट। हाइपरटेंशन, यदि उसका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, ये जनरली हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि बच्चों में तो हम लोग देखते नहीं है, अगर किसी एडल्ट के साथ हुआ है, कुछ हाई ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर को जब देखा कि क्या रीजन है, देखिए हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि भी उस व्यक्ति का हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहा तो हमने सोचा कि फिजिकली अब्यूज हुआ है। यदि एक व्यक्ति या एक बच्चा काम है, कोई इशू नहीं है, और अचानक ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो दिस मस्ट बी सम रीजन, देयर मस्ट बी सम रीजन कि कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कत है। इट में बी फिजिकल अब्यूज और एनी अदर अब्यूज, क्योंकि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर किसी भी अब्यूज में हो सकता है। पुअर वेट गेन, जनरली छोटे बच्चों में अगर उन्हें फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं तो उसका वेट गेन प्रॉपर नहीं हो पाता है। सामान्य तौर पर वो बच्चा खाना ढंग से नहीं खाएगा, अगर खाएगा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, खाना नहीं लगेगा, या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उसका वेट गेन नहीं होगा। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर फिजिकल अब्यूज हो रहा है बच्चे को, आप एज ए टीचर, उम्मीद करता हूं कि इस ग्रुप में जितने भी होंगे उसमें ज्यादातर टीचर्स होंगे या डिसेबिलिटी फील्ड में या एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं।
अगर वो बच्चे को फिजिकल अब्यूज किया गया है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे एडजस्टमेंट इश्यू आएगा, वो उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो क्लास में या उस एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश नहीं करेगा जहां पर उसे फिजिकली अब्यूज किया गया है। अगर मजबूरी में रहना भी पड़ा तो वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा उन एक्टिविटीज में जो सामान्य तौर पर करते हैं। और यदि इंटेंशनली उस बच्चे को बार बार किया गया तो उसके और भी गहरे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सुसाइडल बिहेवियर। उनमें इस तरह के बिहेवियर्स डेवलप हो जाएंगे कि मुझे फिजिकली मारा है, मुझ पर फोकस किया जा रहा है फिजिकली, तो इससे अच्छा है कि मैं वहां से ना रहूं, और मैं सुसाइडल बिहेवियर उस बच्चे में डेवलप हो जाता है। यदि टाइम रहते ही हमें पता चल गया कि उस बच्चे के साथ फिजिकल अब्यूज हुए हैं और जैसे इसके बहुत सारे केसेस हैं, तो वो सुसाइडल बिहेवियर को अगर हमें इनिशियल स्टेज पर पता चल गया तो हम वो सुसाइडल बिहेवियर है उसे रोक सकते हैं, बच्चे सुसाइड करने से रुक सकता है। सेल्फ हार्म करना सुसाइड का ही एक छोटा रूप है कि वो कुछ नहीं करेगा, अपने आप को हार्म करेगा। उस सब चीजों को अगर कोई भी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ फिजिकली टॉर्चर हो रहा है तो अपने आप को हार्म करना शुरू कर देगा। हार्म करने का मतलब फिजिकली नहीं, वो खाना नहीं खाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, एक ही कमरे में रहने की कोशिश करेगा, तो वो एक तरह का क्या है, अपने आप को सोसाइटी से अलग करेगा, अपने आप को फिजिकली टॉर्चर करेगा। हालांकि उसे ये खुद नहीं पता होगा कि वो अपने आप को दोबारा फिजिकली टॉर्चर कर रहा है कि अपने आप खाना नहीं खा रहा है, मगर दिस इज कॉल्ड सेल्फ हार्म। जैसे स्टटरिंग करने लगेगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसमें एंजाइटी फेयर कंपल्सिव बिहेवियर हो जाएगा। उसमें एंजाइटी फेयर का मतलब होता है कि उसे चिंता रहेगी, डर रहेगा, चिंता, उसमें कुछ ऐसे बिहेवियर्स डेवलप हो जाएंगे जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे उसकी पर्सनैलिटी को, कि ये उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की एक आम बच्चे की होनी चाहिए। स्लीपिंग डिस्टर्बन होने लगेगी, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएगा। आप भी हो, मैं भी हूं, अगर कभी हम लोगों के साथ एक्सीडेंटली भी कोई फिजिकल इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है तो हम लोग भी 1-2 दिन तक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। और यदि वही कंटिन्यूस फिजिकली अब्यूज किसी के साथ हो तो नेचुरली उसकी स्लीप जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्सेसिव क्राइंग, बहुत चिल्लाना लगेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चीजों को अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश करते हैं, ये चिल्लाने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक सिम्टम है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है वो उस व्यक्ति को, उस बच्चे के साथ जब बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तब पता चलता है कि उसके साथ फिजिकल है, इमोशनल है, सेक्सुअल है, किस तरह के अब्यूजेस हो रहे हैं। डिप्रेशन का पॉइंट आ जाएगा, वो उस व्यक्ति को वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, वो किसी काम को नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बिल्कुल लो हो जाएगा। प्रॉब्लम एट स्कूल, अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, स्कूल में नहीं जा पाएगा, स्कूल में जाएगा तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा डिफरेंट एक्टिविटीज में, उन लोगों से बचने की कोशिश करेगा जो क्लास में उसे या स्कूल में उसे परेशान करते हैं, मारते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह के सीरियल्स। ये सीरियल्स टीवी पर जो आते हैं एक तरह की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या रनिंग अवे, या अपने आप को खुद डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर वहां से भागने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से हम उस एनवायरनमेंट से भाग जाएं। और अगर व्यक्ति उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है और उसे ये चीजें देखने की जरूरत है कि ऐसा क्या इशू है जिसके आधार पर वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है या उसके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। उसमें एंगर आ जाएगा, हॉस्टिलिटीज आ जाएंगी, उसे गुस्सा आ जाएगा जिसपे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सेल्फ स्टीम उसकी एकदम लो हो जाएगी कि जैसे बच्चा अपने अंदर उसके सेल्फ स्टीम होती है अपना, उस तरह की सेल्फ स्टीम नहीं रह पाएगी और उसमें वो बच्चा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और डिफिकल्टी ट्रस्ट अदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या इस इशू में फिजिकल अब्यूज में बच्चा ना किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा, अपने रिलेशंस पर, यानी जो भी उसे लगेगा उस पे ही वो शक की नजरों से देखने लगेगा कि इसमें भी ये उसी तरह का व्यक्ति होगा जिस तरह का व्यक्ति मुझे फिजिकली अब्यूज कर रहा है। जैसे आप लोग ये देख पा रहे हैं कि इन फोटोज में कि अगर मार रहे हैं बच्चे को, एक कोने में बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, बच्चा अपने डरा डरा सा महसूस करता है,
कोई उसे टच करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो प्यार से टच कर रहा है या उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो भी वो ये सोचते हैं कि भी कहीं मुझे परेशान न करे या मुझे फिजिकली अब्यूज तो नहीं कर रही है। तो आप प्यार करेंगे तो भी वो अपने आप को आपसे अलग हटाने की कोशिश करेगा। इट मीन्स ही हैज और शी हैज सम प्रॉब्लम इन सम प्लेसेस। सेक्सुअल अब्यूज जो सामान्य तौर पर ज्यादा ही तो यही होते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा अपने आप को बता नहीं पाता है कि उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है या हो रहा है। जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मीन्स एनी सेक्सुअल एनकाउंटर दैट अकर्स बिटवीन ए चाइल्ड एंड एन ओल्डर पर्सन, यानी कि एक बच्चे और किसी बड़े आदमी के बीच में यदि कुछ इस तरह की स्थिति हो तो वो सेक्सुअल अब्यूज के अंदर काउंट होता है, जिसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को लीगली कंसेंट नहीं है कि वो सेक्स कर सकें या सेक्सुअली एक्सेप्टेंस हो। आप लोगों ने देखा होगा ना, कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर बच्चा 18 साल से कम एज का है तो वो अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व होता भी है तो भी उसे एक तरह से सेक्सुअल अब्यूज माना जाएगा, और जो अब्यूजर है उसे एज पर लॉ, एज पर कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाती है। अगर वो 18 साल या उससे बड़ा है तो वहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि वो उसका लीगली कंसेंट हो सकती है, मगर बिफोर 18 इयर्स कोई लीगल कंसेंट नहीं है। अगर वो जानकर भी करता है और एक ओल्डर पर्सन उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज भी करता है तो भी ये कहते हैं कि वो उसने जबरदस्ती किया होगा या किसी तरीके से किसी लालच के साथ किया होगा। सेकंड, द अब्यूज मस्ट इन्वॉल्व कॉन्टेक्ट, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज में कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व लाइक टचिंग और पेनिट्रेशन इन्वॉल्व होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड नॉन कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट के साथ साथ में जिसमें टचिंग होते हैं, और नॉन कॉन्टेक्ट के अंदर जैसे उससे फ्लैशिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज भी अगर करता है बच्चे के साथ में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल अब्यूजेस का मतलब कि कोई एडल्ट जो है वो किसी बच्चे के साथ फिजिकली टच में रहे। अगर वो पोर्नोग्राफी या इस तरह के मटेरियल भी बच्चों के साथ शेयर कर रहा है तो भी सेक्सुअल अब्यूज के अंदर उसे काउंट किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस, सेक्सुअल अब्यूजेस के जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल अब्यूजेस जैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसी तरह से सेक्सुअल अब्यूज को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे there are several factors available from which it could be identified that the child has some issues related to the sexual abuses, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिससे कि पता चलता है कि दे आर रिलेटेड टू द सेक्सुअल अब्यूजेस। कुछ बच्चे, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सम ऑफ द चिल्ड्रन में टेल टू हर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एनी अदर पर्सन whom he or she trusted, यानी कि जिन पर विश्वास कर सकता है बच्चा, उन लोगों को बता देता है कि उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज हुआ है। बट इट हैज सीन दैट मोस्ट ऑफ द चाइल्ड डज नॉट डिस्क्लोज दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विद एनीवन, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बताते हैं। कुछ बच्चे बता देते हैं मगर परसेंटेज बहुत डिफरेंस है कि जो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। अगर अब इसमें कौन कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने फिजिकल इंडिकेटर्स दिया जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को हालांकि कि उसके साथ सेक्सुअली अब्यूजेस हुए हैं, हालांकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे मुझे बताना पड़ेगा ही, मगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसे हिंदी में ना ट्रांसलेट करूं, कि अगर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो बच्चे के अंदर नजर आती है फिजिकली, तो हम ये कहते हैं कि उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया है। जैसे अनएक्सप्लेन्ड जेनिटल इंजरी, यानी कि यदि उस बच्चे में किसी प्राइवेट पार्ट के अंदर कुछ ऐसी इंजरी है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस। वर्जिनल और पेनल डिस्चार्जेस, यदि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, उस डिस्चार्ज के क्या कारण है वो तभी पता चल पाता है जब मेडिकल साइंस के थ्रू कि उसे कुछ बीमारी है या फिर उस बच्चे को के साथ सेक्सुअल
अब्यूज किया गया है। बेड वेटिंग एंड फिजिकल सॉइलिंग बियॉन्ड द यूजुअल एजेस, यानी कि इन केस यदि बच्चा ऐसा है जो एक एज में जिसमें बेड वेटिंग नहीं करनी होती है, उस समय पर अगर वो बेड वेटिंग करता है रात को या दिन में या सोते वक्त या जगते हुए भी बेड वेटिंग कर देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये कहीं पर भी हो सकता है, मे बी फिजिकल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। तो सेक्सुअल अब्यूजेस के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। एनल कंप्लेंट, जैसे कि उसमें फिशर है, पेन है या ब्लीडिंग हो रही है, तो इस तरह की अगर कोई कंप्लेंट करता है तो इट मस्ट बी कि उसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है। पेन इन यूरिनल, अगर उसके यूरिनल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पेन हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं उसमें कि बच्चे को के साथ कोई फिजिकल अब्यूज किया गया है या हुआ है। यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनरली इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मगर फिजिकली अब्यूज करने के उपरांत इस तरह के अब्यूजेस जो हैं वो इस तरह के जो सिम्टम्स है वो जनरली नजर आ जाते हैं। प्रेगनेंसी, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी आ जाती है बच्ची में, तो इसका मतलब है कि उसके साथ फिजिकली अब्यूज 101% हुआ है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 18 साल से छोटा बच्चा है तो उसके साथ अगर किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन, वो एक्सेप्टेंस नहीं है और लीगली वो कैन नॉट एक्सेप्ट। तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो फिजिकल अब्यूज आ जाता है। प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, अगर वो स्पर्म का प्रेजेंस होता है उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर या अंदर की तरफ, तो ये कहा जा सकता है कि ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम फिजिकल अब्यूजेस। साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अगर मैं कहूं कि भी साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स जैसे रिग्रेशन इन बिहेवियर, स्कूल परफॉर्मेंस और अटेनिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यदि बच्चे का रिग्रेशन बिहेवियर है, एग्रेसिव हो जाता है, स्कूल की परफॉर्मेंस एज इट इज नहीं रहती है जैसी की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, और जो उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि उसे कुछ फिजिकल अब्यूज भी हो सकते हैं। मैं हो सकते हैं का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं जहां पर हो सकते हैं कि क्योंकि इसके अलावा भी और कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा हो, मगर आइडेंटिफाई करने के बाद ही ये पता चल पाता है कि फिजिकल अब्यूज है या एनी अदर अब्यूज है या एनी अदर कॉज है। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक मतलब इसमें ऑप्शन है कि भी हम लोग इसे, ये भी फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, दूसरा अब्यूज भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है, मगर क्योंकि मैं फिजिकली अब्यूज के बारे में बता रहा हूं तो इसमें मैं इसे फिजिकली अब्यूज के अंदर रखूंगा। एक्यूट ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स सच एज क्लिंजी बिहेवियर, इरिटेशबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन, यदि कोई यंग बच्चा 12, 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा है, अगर उसे कुछ इस तरह के क्लिंजी बिहेवियर हो जाता है या इरिटेशन हो जाती है, बात नहीं कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, रीजन कुछ भी हो, कुछ फिजिकल अब्यूज भी एक रीजन हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि घर पे कुछ इश्यूज हो, मगर एक फिजिकल अब्यूज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अनयूजुअल इंटरेस्ट और अवॉइडेंस ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ ए सेक्सुअल नेचर, जो सेक्सुअल नेचर से रिलेटेड है, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कुछ क्लिपिंग्स यूट्यूब पर भी देखा होगा कि इस तरह के जब सेक्सुअल अब्यूजेस आते हैं तो बच्चा अपने आप को अलग करने लग जाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी चीजों में चला जाता है। तो जब इस तरह की चीजें अलग अलग रहने लग जाता है, जब इस तरह की चीजें होती है तो क्या होता है, उसे ये लगता है कि भी उसके साथ शायद फिजिकल अब्यूज हुआ है। स्लीपिंग प्रॉब्लम और नाइटमेयर, बुरे बुरे सपने आते हैं, सो नहीं पाता है बच्चा, रीजन क्या है? मे बी फिजिकल अब्यूज। डिप्रेशन इज ऑल्सो फिजिकल अब्यूज, कि उससे बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है कि वो बच्चा डिप्रेस हो गया हो और उसका रीजन एक फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है। विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली, कि अपने आप को अपने दोस्तों से अलग कर देगा, अपने फ्रेंड्स से अलग कर देगा, इन सब लोगों से अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, या फिर वो अपने आप को चाहता है कि कोई उसके साथ ऐसी एक्टिविटी होगी कहीं गलती से किसी को पता ना लग जाए, तो वो अपने आप को अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से बिल्कुल अलग कर लेता है। सेडेटिवनेस, यानी कि उसमें अपना सेडेटिवनेस आ जाता है, उसमें अपने होता ना कि अपने अंदर ही अंदर से सोचने लग जाते हैं,
इस तरह का बिहेवियर भी डेवलप हो जाता है। ये स्टेटमेंट दैट देयर बॉडीज आर डर्टी और डैमेज और फेयर दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम इन ए जेनिटाइल एरिया, मतलब वो अपने आप को ही बड़ा गिल्टी सा, अपने आप को डर्टी सा, गंदा सा महसूस करने लग जाते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, हमारा शरीर गंदा हो गया, ये इस तरह की मतलब वो एक्टिविटीज, वो बातें यूज करने लग जाता है जो जनरली उस एज में कोई बच्चा करता नहीं है और जिसका कोई रीजन नहीं होता है। यदि इस तरह की कोई बात करता है, इसका मतलब बच्चे को कुछ फिजिकली अब्यूज किया गया है। पुअर सेल्फ स्टीम, बच्चे की सेल्फ स्टीम एकदम पुअर हो जाएगी, बच्चा अपने आप को मतलब बहुत लो सेल्फ स्टीम हो जाएगा, जिसकी वजह से, जिसका एक कारण फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है। इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअलाइज बिहेवियर, ऐसा सेक्सुअलाइज बिहेवियर हो जाता है जो जनरली उस एज में या उस तरह के बच्चों में होता नहीं है, कि वो या तो इन सब चीजों को बिल्कुल अलग करेंगे, अपने आप को अलग करेंगे, या उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, या इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे। तो ये सारा का सारा क्या होता है, एक तरह के सेक्सुअल एब्यूजेस के सिम्टम्स होते हैं। रिफ्यूजल टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने से मना कर देगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मे बी पॉसिबल उसके साथ जो फिजिकल एब्यूज हो रहे हैं वो स्कूल में हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जाना मना कर देगा। डिक्लिनेंसी ऑब्लिक कंडक्ट प्रॉब्लम्स, ऐसे एक्टिविटीज करने लग जाएगा जिससे, जो जनरली एक सामान्य बच्चा नहीं करता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज करने लग जाएगा। तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल एब्यूज के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है। एक सिम्टम्स है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, जिससे लगता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, मे बी उसे फिजिकली अब्यूज किया गया या एनी अदर रीजन होंगे। वो सब चीजें तभी पता चल पाती है जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, उनकी काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिस्ट उनके साथ बैठता है, पेरेंट्स उनके साथ बैठते हैं, टीचर्स उनके साथ बैठकर बातें करते हैं। ये सब चीजें, ये सारी की सारी चीजें दिखाते हैं कि किस तरह की चीजें या बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सीक्रेटिवनेस, अगर वो बच्चा हर चीज को सीक्रेट करने की कोशिश करेगा, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो वो क्या होता है फिजिकल अब्यूज के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि आदमी आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं करता है। आप क्या, कोई भी नहीं करता आसानी से, बच्चा तो अलग बात है, कोई एडल्ट भी नहीं करता है। तो वो सीक्रेटिवनेस सी आ जाएगी, उन सब चीजों को अपने आप ही छुपाने की कोशिश करेगा। एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल माइलस्टोन इन ड्राइंग या गेम्स या फैंटेसीज, जो ड्राइंग वगैरह के अंदर इस तरह के पिक्चर्स बनाने लग जाएगा जो कि उम्मीद नहीं करते हैं कि बच्चा करे, या गेम्स या फैंटेसीज दिखाने करेगा, या ड्राइंग इस तरह की बनाने लगेगा जिससे कि ये पता चले कि उस बच्चे को या उस बच्चे के साथ कुछ सेक्सुअली अब्यूज हुआ है। ये सारे के सारे, अगर बच्चे को बोले पेपर पेंसिल दे दो और वो उससे बोलो कि बताओ अपने कुछ पेंटिंग बनाओ, तो उसके दिमाग में जो चलता रहेगा वो कोशिश करेगा कि उसी चीजों को निकालने की कोशिश करे। तो वो सब चीजें एक फिजिकल अब्यूज के अंदर आ जाती है। अनयूजुअल एग्रेसिवनेस, गुस्सा ऐसा आ जाएगा जो कि सामान्य तौर पर नहीं होता है, अनयूजुअल होता है। तो ये जो अनयूजुअल एग्रेसिवनेस है, इस तरह की एग्रेसिवनेस उन बच्चों के ऊपर आ जाते हैं। ये एक्सट्रीम फियर और एंजाइटी, बहुत डरा सा रहता है वो। ये जो डर है, ये डरा हुआ क्यों है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके साथ फिजिकली अब्यूज हुआ है। सब्सटेंस यूज और अब्यूजेस, कि उसके साथ कुछ इस तरह के यूज हुए, अब्यूजेस हुए। और सुसाइडल बिहेवियर तो हर तरह के, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, ये बिहेवियर तो किसी भी तरह के अब्यूजेस के अंदर ये एक कॉमन चीजें होती हैं। जैसे आप देखेंगे ये जनरली ऐसा एक अपोजिट सेक्स के साथ होता है, मगर अब जैसे जैसे मॉडर्न ट्रेंड में आ रहा है वो देख रहे हैं कि भी सेम जेंडर के साथ भी, मतलब एक मेल व्यक्ति एक बच्चे के साथ भी कर लेता है, एक मेल जो है वो फीमेल या लड़की के साथ भी हो जाता है, अपोजिट भी हो सकता है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो कि हमें फिजिकल अब्यूजेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब आता है इमोशनल अब्यूज। जनरली इमोशनल अब्यूज को आप लोगों ने यूज भी किया होगा, मैं क्या पता मैं भी यूज करता हूं, मगर मैं कोशिश करता हूं कि इन सब चीजों में, इन अब्यूजेस को मैं यूज ना करूं, मगर फिर भी जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये यूज हो जाते हैं। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। इमोशनल अब्यूजेस या फिजिकल साइकोलॉजिकल अब्यूजेस,
जो साइकोलॉजिकल एब्यूजेस होते हैं ऑफनली कॉल्ड इमोशनल एब्यूजेस इन ए फॉर्म ऑफ एब्यूज, यानी कि आप साइकोलॉजिकल एब्यूज बोल दीजिए या फिर इमोशनल एब्यूज बोल दीजिए, बात एक ही है। और कैरेक्टरिस्टिक्स बाय पर्सन सब्जेक्टिंग और एक्सपोजिंग अनदर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन को सब्जेक्टिव और एक्सपोज करता है टू बिहेव दैट मैनी रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, यानी कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से किस एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर या एक्सपोज करने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट होता है कि उस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा हो जाता है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उस व्यक्ति में आ जाते हैं। जैसे इमोशनल एब्यूजेस क्या होते हैं? इमोशनल एब्यूजेस इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वर्बल एब्यूज, येलिंग एट यू यानी आप पे चिल्लाना, इंसल्टिंग यू और स्वेरिंग एट यू यानी कि किसी तरह से आपको गाली गलौज भी कर देना, वर्बल है ये। रिजेक्शन, अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी व्यक्ति के थॉट्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस को रिजेक्ट कर रहे कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, इंटेंशनली, तो भी एक तरह का वो इमोशनल एब्यूज के अंदर आ जाता है। और ग्लास लाइटिंग, मेकिंग योर डाउट्स योर ओन फीलिंग एंड थॉट्स, इवन यू सैनिटीज बाय मैनिपुलेटिंग द ट्रूथ, यानी कि किसी भी तरीके से आप किसी की फीलिंग्स को, थॉट्स के, विचारों को पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनली अब्यूज। अब इन सब चीजों को समझाने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे एग्जाम्पल के साथ। नेम कॉलिंग, जैसे कभी नेम कॉलिंग करते हैं ना, हम किसी को जनरली नाम से बुलाते हैं। अगर आप किसी को नाम से नहीं बुला रहे हो, ए ओ करके बुलाते हो, दिस इज ऑल्सो इमोशनल अब्यूज, इस बात का ध्यान रखना। अगर दे विल कॉल यू स्टूपिड, a loser or a word too awful to repeat here, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हो। अगर कोई स्टूपिड बोलता है, लूजर बोलता है, या फिर ऐसे किसी वर्ड का इस्तेमाल करता है जिसमें कि रिपीटेड जो आपको ठीक नहीं लगते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्यूज। हम लोगों ने शायद कभी ध्यान नहीं किया होगा, अपनी क्लास में अगर हम बच्चे को बेवकूफ भी बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एब्यूज, कि इस एब्यूज के में एक टीचर को अगर चाहे तो वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। यूज द पेट नेम इंस्टेड ऑफ एक्चुअल नेम, उसके कुछ पेट नेम, किसी का भी कोई नाम हो, गोलू, पोलू, मोलू, जो भी किस तरह के नाम हो क्लास में या पब्लिक में, इस तरह के जो कि उसे एक्सेप्टेबल ना हो, तो वो सारे के सारे भी एक तरह के इमोशनल एब्यूज के अंदर आते हैं। और कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, यानी अगर आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करते हो, जैसे कि यू ऑलवेज कम लेट, कि भाई हमेशा लेट आते हो, तुम हमें गलत हो, तुमसे हम कभी एग्री नहीं करते हैं, हमेशा डिसएग्री करते हैं, हम तुम्हारी बात मानते नहीं कभी। और इस तरह के बहुत सारे जो रीजंस होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं जो कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कि यानी बच्चे को बोलते हैं कि भाई तुम किसी ना किसी तरह से, ये जो है एक इमोशनल एब्यूज है जिसे आप इस बात को मानते नहीं हो। यानी कि अगर कोई बच्चा कोई अपनी बात बोल रहा है तो आप हमेशा उसे डिस्करेज करने वाली बातें करते हो, दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टर असैसिनेशन। तो ये जो चीजें हैं ये भी एक तरह के इमोशनल एब्यूजेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इज सॉरी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इज दैट यू आर नॉट गुड, यानी कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन का जो जितने भी मैंने ये वर्ड बताए हैं, यू ऑलवेज कम लेट, यू आर रॉन्ग, डिसएग्रीबल, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, ये जो पर्सन है, ये बच्चा है, ये ठीक नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये एक तरह के इमोशनल एब्यूजेस के अंदर आते हैं। येलिंग और स्क्रीमिंग ऑन द चाइल्ड, यानी कि आप किसी बच्चे पर चिल्लाते हो, जोर से बोलते हो, और ए पर्सन एंड शो हिम दैट यू आर स्मॉल एंड इनकंसिडरेबल चल, which reflect that the child or person is throwing things, यानी कि इस तरह की चीजें यदि आप किसी बच्चे के साथ करते हो, आप चिल्लाते हो, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एब्यूज। पैटर्नाइजिंग सच एज, ओ स्वीटी, आई नो यू ट्राई बट दिस इज जस्ट बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग,
यानी कि हम उस तरह से मजाक में भी हम लोग करते हैं, अरे नहीं नहीं भाई हमें पता है, हमें पता भी तुझे कुछ नहीं आता, अरे तुम अभी छोटे हो, इस चीजों को नहीं समझ पाओगे, हमें पता है ये अभी तुम्हारी समझ से दूर है। इस तरह की बातें करना जो एक वर्बल चीजें हैं, वो भी एक तरह के कहीं ना कहीं जो एब्यूज है, ये एक तरह का इमोशनल एब्यूज है। ठीक, पब्लिक एम्बेरसमेंट दैट दे एक्सपोज योर सीक्रेट्स और मेक फन ऑफ योर शॉर्टकमिंग्स इन पब्लिक। यदि पब्लिक के सामने वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि आपके कैरेक्टर को बताते हैं, या फिर इस तरह की चीजें हैं जो आपकी कमियों को सोसाइटी के सामने दिखाते, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एब्यूज। डिसमिसिवनेस, अगर वो कहते हैं कि यू टेल देम व्हाट समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट टू यू एंड दे से इट इज नथिंग, यानी कि अगर आप किसी को बताते हो कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू और वो कहता है कि नहीं दिस इज नथिंग है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी अपने बॉस को भी बोलते हो कि दिस इज अ गुड, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, या आप अपने हेड मास्टर को बोलते हो, किसी को बोलते हो, वो बोलता है नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस तरह की बार बार रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है, दिस इज कॉल्ड द एब्यूज। ये भी इस तरह का एक साइकोलॉजिकल एब्यूज होता है। या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, लाइक आई रोलिंग, स्पर्किंग, हेड शेकिंग एंड हेलो हेलो, माय वॉइस इज क्लियर है? यस सर। आवाज आ रही है आप लोग को? यस जी सर। सर, स्पष्ट आवाज आ ओके रही ओके है। बोलो। ओके 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 सर, ओके। बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आई रोलिंग है, स्प्रिंकलिंग है, हेड शेकिंग है, साइटिंग है, हेल्पिंग कन्वे द सेम मैसेज, इस तरह की जो आंखों को आप चलाते हैं ना, जो आप सरों को हिलाते हैं उस सब देखते ही नहीं है, इस तरह की जो बिहेवियर है, जो डिसमिसिवनेस है, मतलब कि आप उससे एग्री नहीं कर रहे हो, वो एक तरह की चीजें हैं जो कि आप लोगों को ये बताते हैं कि भाई ये भी एक तरह की एब्यूजिव है, ये भी एक साइकोलॉजिकल एब्यूज है। जोक करना, आप पर कोई इमोशनल जोक कर देना जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है मगर जो बोल रहा है उसे अच्छा लग रहा है, तो जो बोल रहा है वो एक एब्यूजर हो गया है, यानी कि एक तरह के ये एब्यूज है उस व्यक्ति पर। इंसल्टिंग ऑफ योर अपीयरेंस, कि भी किसी व्यक्ति के अपीयरेंस या किसी बच्चे के अपीयरेंस पर भी आप कोई कमेंट करते हो कि यू आर अगली, गो आउट, वॉश योर फेस, इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह की चीजें करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसे इंसल्ट कर रहे हो, और ये दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल एब्यूज। put downs of your interest, they might tell you that your hobby is a childish wastage of time, यानी कि आप अगर किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो और उस इंटरेस्ट को कोई डाउन कर रहा है, तो वो एक तरह से कह सकता है कि भी जैसे कहते हैं ना, ये तो तुम्हारा बचपना वाली बातें हैं, ये तो बचपने वाली चीजें है, छोटो इन सब चीजों को कुछ नहीं होता। जिस तरह अगर इस तरह के डिस्करेज करते हैं या उनके आइडियाज को आप पुट डाउन करते हैं या उसके इंटरेस्ट को आप नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक तरह का एब्यूज के अंदर आता है। और belittling your accomplishment such as they might tell you your achievement means nothing, यानी कि आपकी जो अचीवमेंट है उन अचीवमेंट्स को भी वो डिनाई करते हैं, बार बार डिनाई करते हैं। देखिए ये जितने भी हम साइकोलॉजिकल एब्यूजेस बोल रहे हैं, ये एब्यूजेस इस तरह के हैं जो कि रिपीटेटिवली होना चाहिए। अगर कभी कभार होता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे आइडियाज ले आए जो बहुत चाइल्डिश हो, ये बच्चा या टीचर ये बोले नहीं ये तो चाइल्डिश आइडिया है भाई, बॉस भी बोल सकता है अरे यार ये क्या बेकार सा लेके आ गए, अगली बार वही आइडिया लेके आए, कोई दूसरा आइडिया लेके आए तो उसे वो एक्सीलेंट कहे। तो जो पहली वाली चीजें हैं वो एब्यूजिव नहीं है, बल्कि वो रिजेक्शन है। रिजेक्शन और एब्यूजिव कब आती है? यदि आप रेगुलरली और एक इंटरवल के बाद उसे एब्यूज करते रहोगे, उसको यही चीजें याद दिलाते रहोगे, तो एब्यूजिव में। अगर वो आज है और कल नहीं है तो दिस इज कॉल्ड द अनइंटेंशनली है, और वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। हम वो ये नहीं कह सकते कि मैं डॉक्टर विनोद केन बहुत ही एक्सीलेंट हूँ, मेरे सारे आइडियाज बहुत एक्सीलेंट होते हैं। मे भी पॉसिबल कि कहीं पर मैं भी ऐसे अच्छे आइडिया नहीं दे सकता जहां मेरे जो बॉस है वो मुझे डिनाई कर दे, तो एब्यूज नहीं होगा। अगर मैं बार बार अपने आइडियाज लेके जाता हूं जो कि अच्छे हैं
और जो हर बार अगर डिनाई किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एब्यूजिव। अगर मैं 10 बार अपने आइडियाज लेके आता हूँ, उसमें 2 बार 3 बार 1 बार वो डिनाई कर देते और बाकी दूसरे आइडियाज को एक्सेप्ट कर देते, दिस इज माई कैपेबिलिटी। और मेरा जो काम करने का तरीका है या मेरी जो चीजें, उन सब चीजों को किस तरह से वो बताएंगे कि भाई कौन से आइडियाज अच्छे हैं कौन से नहीं है। तो एब्यूजिवनेस का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको हर एक डिनाई पर, हर एक चीजों पर आपको लगे कि एब्यूज है, बल्कि कुछ जगह पर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी जगह पर वो ठीक भी है। मगर जहां पर रेगुलरली और रिपीटेटिवली हो रहा है और एक इंटरवल के बाद हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है, नॉन एक्सीडेंटल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द एब्यूजिवनेस। थैंक यू माय फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है सर के प्रेजेंटेशन से संबंधित तो आप अवश्य कहें। हेलो सर। जी गुड इवनिंग सर। ये कह रहे थे आपने बताया कि एब्यूज के प्रकार 3 टाइप से आपने बताया मुख्य रूप से। कल जी जी विजय शंकर सर बता रहे थे, वो 4 बता रहे थे। नहीं, बहुत मैंने कहा कि कुछ एब्यूज में ऐसा एब्यूज तो वो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जी मैंने जी फोकस किया है 3 एब्यूजेस को। बहुत सारे, देखिए ऐसा है, मैं किसी चीज को एब्यूजिव मान सकता हूँ, किसी को नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये जो मेरे एब्यूजिव, जो मैंने आपको बताया कि सोशल एब्यूजिव होते हैं, मैं आपको सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर देता हूँ, वो भी एक तरह का। अब मान लीजिए मैंने आपको सोसाइटल प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आप लोगों को के साथ कनेक्ट नहीं रहता हूँ, या मैं आपको उस सोसाइटी के अंदर, जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना कि हुक्का पानी निकाल बाहर कर देना, यदि मैं बोलूं हुक्का पानी अलग कर दिया, इस इज ऑल्सो एब्यूज, कि भाई आपको उठा के एक कोने में रख दिया है कि आपको इस तरह, ये तो एक पनिशमेंट हो गई है। अगर मान लीजिए मैं किसी एक ऐसी चीजों को, मैं हालांकि बोलना नहीं चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, मगर फिर भी इन केस अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, किसी पर्टिकुलर मेरे माइंड में थिंकिंग है, उस वजह से किसी व्यक्ति को अगर मैं बाहर निकाल दूं, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि वो उन सब चीजों को रोक सके, तो वो क्या चीज है, वो भी एब्यूज है। तो एब्यूज तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं उस जिसमें आप लोगों को ये लगे कि भाई आपके साथ उस तरह का बिहेवियर नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो सारे के सारे बिहेवियर। अब उसे कैटेगराइज आप किसी भी तरह से कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल हो गया है, आपका इमोशनल हो गया है, आपका साइकोलॉजिकल हो गया है, आपका किसी भी तरह से हो, सोसाइटल हो गया है, सोशल हो गया है, वो तो जितने भी आप कैटेगरी बनाना चाहे उतनी कैटेगरी बना सकते हैं। मगर ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम बात कर रहे हैं, वो एक तरह का वो पॉइंट ऑफ व्यू है जहां हम एज ए टीचर या हम एक सोसाइटी के मेंबर्स के रूप में इन एब्यूजेस को हमारे सामने निकल के आते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन तो हर, बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी का पार्ट है जो कि आसानी से इसको और ब्रॉड एरिया में कैटेगराइज कर जाता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं एजुकेशन में इससे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि इस तरह के एब्यूजेस होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप बहुत अच्छा स्पीच आपने ज्ञानपूर्ण दिया हम लोग को, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विनोद सर। दिस इज वंदना। थैंक यू मैम। This is Vandana, remember? वंदना मैम याद नहीं है, सॉरी। Mobility, BMSC. ओके, अच्छा 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 अच्छा, वंदना कैसे आवाज है वंदना? ठीक है, Very गुड very गुड nice, गुड, sir. Very nice lecture, you. sir. Attended. थैंक यू, Thank you, वंदना। thank you sir पीताम्बर, thank you sir, my name is पीताम्बर सिंह। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप थैंक यू ऑल ऑफ यू। संस्था SIPRH के आमंत्रण पे हमारे बीच आए और आपने महत्वपूर्ण विषय पर आधार से एकदम धरातलीय तत्वों से मिलते हुए अपनी विशेषज्ञता को हमारे बीच रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीर्वचन सदा हमारे साथ, हमारी संस्था पे बना रहे।
हमारा सौभाग्य है कि अब हम अगली कड़ी में जो बढ़ रहे हैं, जो हमारे कार्यक्रम की पूर्णता की कड़ी है, वेजिटेटरी सेशन के लिए हमारे बीच यशस्वी डॉक्टर नचिकेता राउत सर, डायरेक्टर ऑब्जेक्टिंग डायरेक्टर निपमेट चेन्नई हमारे बीच हैं। मैं सर को देख पा रहा हूं, सादर प्रणाम कर रहा हूं सर। आपको देखकर मन आह्लादित है, आनंदित है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सर का अनुभव श्रेष्ठता का मूलक है और आपके द्वारा संस्थान को ऊंचाई तो प्रदान करना, संस्थान को स्वरूप प्रदान करना, यह कह के नहीं करके दिखाया गया है। NIPVD देहरादून के कायाकल्प को आपने किस तरीके से बदला है, वहां के वातावरण को कैसे बदला है, वहां के व्यवहारिक पक्ष को कैसे बदला है, यह एक मिसाल है कि किसी संस्थान में जब जीवंतता, जब श्रेष्ठता विराजित हो जाती है, तब किस तरीके से उस भाव को किया जा सकता है। और अब निपमेट का कायाकल्प आपके द्वारा किया जा रहा है सर। ऐसे श्रेष्ठता के मूलक हमारे सर हमारे बीच है। और मैं सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, सर ने अभी दिव्यांगता को हमारे वेद और हमारे उपनिषदों में जाके डिफाइन किया है। उसके लिए आपने विभिन्न प्रकार के 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित वीडियोस बनाए हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। पूरा एकदम तत्वपरक सर ने उसको दिखाया है। मैं देखता हूं उसे तो लगता है कि वर्तमान समय हमारी श्रेष्ठता का ऐसा मूलक है, जो बातें बताई गई थी, जो छुप गई थी या दबाई गई थी, उसे अब प्राकट्य में लाया जा रहा है। ऐसी विद्वत मूर्ति के स्वागत को मैं आमंत्रित करता हूं SIPRS संस्थान के निदेशक डॉक्टर नसीम अहमद सर को किया है और सर का विधिवत स्वागत और संस्थान परिचय दे। डॉक्टर नसीम अहमद सर। धन्यवाद। मैं 2 दिवसीय नेशनल वेबिनार के समापन अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई डॉक्टर नचिकेता राउत जी से पहली बार मिल रहा हूं। पहले तो उसके लिए सादर आभार कि सर ने बहुत विनम्र निवेदन पर अपने बहुमूल्य समय में से महत्वपूर्ण पल संस्थान को दिए। संस्थान इसके लिए आभारी रहेगी। आज के इस अवसर पर सर सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ 3 अगस्त 2004 से जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के हितार्थ निरंतर कार्यरत है। संस्थान के कार्यों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 बार 2014, 15 एवं 2016 को राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आस स्पेशल स्कूल के अंतर्गत, जो कि SIPRS अमरोहा द्वारा संचालित है, में मानसिक, अब जो बौद्धिक दिव्यांग हो गए हैं, के द्वारा प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशल ओलंपिक भारत के बैनर तले 2 बार स्वर्ण पदक प्राप्त कर जनपद अमरोहा संस्थान का नाम रोशन किया है। संस्थान 2016 से ह्यूमन रिसोर्सेस के क्षेत्र में RCI द्वारा अनुमोदित D.Ed स्पेशल एजुकेशन ID का संचालन कर रही है तथा 2017 से D.Ed VI, HI तथा CP का संचालन लगातार किया जा रहा है। संस्थान के अंतर्गत आस स्पेशल स्कूल, जो जनपद अमरोहा का एक सम्मानित स्कूल माना जाता है, में ID, HI, VI तथा CP के 180 दिव्यांगजन से अधिक स्पेशल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान में जनपद अमरोहा तथा अन्य क्षेत्रों के लिए भी UDID कार्ड एवं रेलवे कंसेशन ID का निशुल्क पंजीकरण केंद्र जनपद अमरोहा के दिव्यांगजनों को विगत 2 दिवसीय पूर्व समर्पित किया गया है। जनपद अमरोहा में कार्य के दौरान जनपद बिजनौर, मुरादाबाद तथा संभल में भी संस्था की अपनी ब्रांच, जो स्पेशल स्कूल को संचालन कर रही हैं तथा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए
सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ लगातार संघर्षशील है, प्रयत्नशील है तथा स्टाफ के संघर्ष के कारण आज जनपद अमरोहा में आस स्पेशल स्कूल को कहीं से भी जाना जा सकता है। ये सौभाग्य है कि आज सर के दर्शन हुए, इसका मैं पुनः आभार एवं सर से विनम्र निवेदन करूंगा कि भविष्य में संस्थान की प्रगति में, मार्गदर्शन में, दिव्यांगजनों के लिए आपका जो भी सहयोग संस्थान को उपलब्ध हो सकता है, सर विनम्र निवेदन के साथ ऐसी मेरी अभिलाषा है। और मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल आज हमें देकर हम सभी प्रोफेशनल्स आपके विचारों से बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस लहजे में नागेंद्र जी, मैं जानता नहीं हूं आप लोगों को, लेकिन जिस लहजे में नागेंद्र जी प्रस्ताव रखते हैं कि सर इस तरह की एक बात है और समापन में आना है या स्वागत में आना है, मैं मना नहीं कर पाता। तो भाषा की कुशलता ऐसी है, भावों की कुशलता जरूर वैसी रही होगी, इसलिए भाषा की कुशलता वैसी भी उभर के आती है। बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके संस्थान द्वारा मौका दिया जाता है मुझे, और विशेषकर अमरोहा का नाम सुनकर हाँ देता हूं। जॉन ओलिया साहब का जन्म स्थान और उनका शहर है ना। जैसे हरिवंश राय वर्धन जी यहाँ रहे, वैसे उर्दू के लिए जॉन ओलिया साहब रहे, और हमेशा अच्छा लगता है उनका कलाम सुनना ना। वो याद होगा। आज तो विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है दिव्यांग बच्चों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात। और जिन लोगों को आपने बुला रखा, मैं डॉक्टर विनोद केन को सुन रहा था। अभी जो आप देखते हैं NIVH की दीवारों पर जितने भी दिव्यांग व्यक्तित्व हुए भारतवर्ष के, उनका जो चित्र बना हुआ है, वो जिस सिब्दा स्कीम के आर्ट फेस्टिवल के तहत हुआ था, उसके संयोजक डॉक्टर विनोद केन। तो डॉक्टर विनोद केन जहाँ रहेंगे वैसे अच्छे अच्छे काम जरूर होते रहेंगे। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर विनोद केन का, जिनको मैं सुन भी रहा था थोड़ी देर के लिए, और कमी महसूस होती है उनकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद केन। साथ में कई लोगों को आपने, मैं देख रहा था कि आप लोगों ने बुलाया है, जैसे डॉक्टर पंकज भी थे और डॉक्टर विजय शंकर शर्मा भी थे। जितने लोग बोल रहे हैं उनमें से कई लोग मेरे साथ के हैं, साथ के पढ़े हुए, साथ के काम किए हुए हैं। तो लगभग उत्तर भारत के सब प्रमुख वक्ताओं को आपने बुला लिया। तो ये आपकी क्षमता रही है और आपके प्रति भरोसा रहा है हम लोगों का कि ऐसा लगता है कि चलो जुड़ जाएं, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आज की इस विशेष कार्यक्रम में जो मुझे बोलने का आदेश हुआ है, वो शायद इस परिप्रेक्ष्य है जहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए क्या साधन है उसके बारे में चर्चा हो रही है, और किस नजरिए से हम देखते हैं। तो अगर हम समझें तो सुरक्षा दिव्यांगों का हो या किसी भी एक अल्पसंख्यक वर्ग का हो, वो किस तरह देखा जाना चाहिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है उसका। अगर आप देखें तो समय एक चक्र के हिसाब से माना जाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। वेस्टर्न स्टाइल है जिसे हम लीनियर स्टाइल बोलते हैं, इसलिए हिस्ट्री लिखी जाती है, डेट्स चलते चले जाते हैं। हमारे यहाँ युगों की परंपरा होती है, युग शुरू होता है, प्रलय होता है, फिर दूसरा युग शुरू होता है, सतयुग फिर शुरू होता है, फिर त्रेता द्वापर कली प्रलय, ऐसे होता है। तो जब कहानी कथा कुछ ऐसी या मिथक कुछ ऐसी कही जाती है कि अब प्रलय होने को था, लेकिन जब तक विधाता एक योग्य व्यक्ति के हाथ सृष्टि को ना सौंपे, पृथ्वी को ना सौंपे, तब तक प्रलय ला नहीं पा रहा था। तो कथा यूं कहती है कि मनु महाराज सूर्य को जल दे रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को दौड़ाए जा रही है, और छोटी मछली बिल्कुल थकी हारी डर के भाग रही है कि मत खाओ मत खाओ मत खाओ। तब तक मनु महाराज ने उस छोटी मछली को अपने अंजलियों में लिया और अपने कमंडल में डाल लिया। उसे कमंडल में मछली बड़ी हो गई,
तो उसे अपने घर के पीछे के छोटे तालाब में डाल दिया, वहां मछली बड़ी हो गई तो नदी में छोड़ दिया, वहां मछली बड़ी हुई तो समंदर में छोड़ दिया। तो मछली का पूरा ख्याल रखा जब तक वो कमजोर थी, बड़ी हो गई समंदर में छोड़ दिया, भवसागर बोलते हैं, समंदर में छोड़ दिया। फिर प्रलय हुआ, सब कुछ डूबने लगा। यही मछली मनु महाराज को और साथ में बाकी के कुछ ऋषियों को और जो एक एक संतति है उन्हें बचा ले गई प्रलय से, और दूसरी सृष्टि शुरू हुई। यानी कि वो कमजोर मछली जिसे मनु महाराज ने बचाया था, वो मनु महाराज को बचा ले गई। धर्मः रक्षति रक्षतः। पहला इशारा कि सभ्यता तभी शुरू होगी जब एक कमजोर को तथाकथित शक्तिशाली इतनी सुरक्षा दे देगा कि वो पल बढ़ और सशक्त बन जाए, वही सभ्यता की निशानी है। तो दो तरह के न्याय, पहला मत्स्य न्याय जहां की बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, जंगल का कानून, और दूसरा न्याय जहां की शक्तिशाली तथाकथित कमजोर की सुरक्षा करता है। ये जानना जरूरी है और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बखूबी इसे बताने पहुंचाने का निर्देश देता है। कहां देता है? चैप्टर 8 सबसेक्शन 39, जो मैंने ये कहानी बताई आपको। ए, प्रमोट वैल्यू ऑफ इंक्लूजन, टॉलरेंस, एम्पथी एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो यहां एक छोटी मछली को बचाकर तथाकथित उस समय के राजा ने इस बात की तरफ इशारा किया कि जो कमजोर है वो कमजोर नहीं बना रहेगा और जंगल का कानून यहां नहीं चलेगा। तो जब भी ऐसा कानून बनता है, जब भी सभ्यता बनती है, तो इस तरह कुछ कानून बनाए जाते हैं जिसमें कि ये सारे प्रावधान होते हैं ताकि तथाकथित कमजोर वर्ग फल फूल सके और समाज का एक हिस्सा बन सके। दूसरी बात कि बच्चों की सुरक्षा के बारे में बोला गया है। सन 2006 में एक बिटिया कॉलेज में एडमिशन लेती है जहां की व्हीलचेयर यूजर है, जहां की वो चाहती है कि जिस हॉस्टल में मैं रह रही हूं उस हॉस्टल में जो बाथरूम है, जो शौचालय है, उसमें एक शौचालय में थोड़ी तब्दीलियां ले आई जाए ताकि वो सुगम्य हो जाए या एक्सेसिबल हो जाए। चाहती है, ये चाहती है कि जब मैं कॉलेज जाऊं तो जब अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे एक अटेंडर की व्यवस्था हो जाए या कोई एक व्यक्ति हो जो सुविधा कर दे। बिटिया को ये दोनों चीजें मना कर दी जाती है सन 2006 में। तो एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल होती है, डिसेबल्ड राइट ग्रुप्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन नंबर 292/2006। बिटिया का नाम है पूजा। मांग सिर्फ इतनी थी कि हॉस्टल के बाथरूम सुगम्य बना दी जाए और एक अटेंडर जब जरूरत पड़े वो दे दी जाए। कॉलेज ने मना किया। ये लॉ की कॉलेज थी, 12वीं के पास। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको सुगम्य बनाना है, अगर एडमिशन लेना है, अभी 5% एडमिशन है ना, रिजर्वेशंस, तो सुगम्यता का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और कॉलेज को ये ख्याल रखना पड़ा। कहने का मतलब क्या है? जब जब भी जो कानून बना है उसका उल्लंघन होता है तो जुडिशियरी जिस तरह से उस कानून के मायने निकलता है वही मान्य होता है। यानी कि एक्सेसिबिलिटी, सुरक्षा देना बच्चों को, वो उनका कानूनी अधिकार है। इस केस लॉ के हिसाब से हमें पता चलता है। सबसेक्शन 7 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस अब्यूज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी कि अगर हिंसा हो रही है या प्रताड़ना हो रही है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, डिसेबिलिटी तो स्टेट चैप्टर में आता है,
को क्या करना है? शुड बी प्रोवाइडिंग आउट स्टेप्स, शुड बी प्रोवाइडिंग आउट लीगल राइट्स, कानूनी जितने भी सपोर्ट है वो देनी चाहिए उनको। शुड बी प्रोवाइडिंग आउट प्रोसीडियर्स फॉर रिपोर्टिंग, किसको रिपोर्ट करना है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है ये भी बताना चाहिए उन्हें। और साथ ही साथ रेस्क्यू ये भी करना चाहिए। यानी कानून में ये स्पष्ट है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसमें हस्तक्षेप करेगा ही, सुओ मोटो करेगा। कहां बोला जा रहा है? सेक्शन 7 बोला जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है कि कोई केस दायर किया जाए, हाई कोर्ट सुओ मोटो केस लेता है सुरक्षा के लिए। सेक्शन 17 सब सेक्शन 17 ऐसा कहते हैं ना कि सुभाषितानी में है कि विद्या गुरुणां गुरु, गुरुओं का गुरु है विद्या। विद्या बंधु जन विदेश गमने, यानी कि जब आप विदेश जाते हैं या ऐसी एक स्थिति में होते हैं जहां जान पहचान के लोग ना हो या माहौल ना हो, तो विद्या आपके बंधु का या दोस्त का काम करता है। तो जरूरी है कि शिक्षा की व्यवस्था हो। इसलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सुरक्षा और प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए 6 से लेकर 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की सुविधा या प्रावधान की गई है। तो सबसेक्शन 17 क्या कहता है? स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन। ए, कॉन्डक्ट क्या करना है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? ए, कॉन्डक्ट सर्वे फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एवरी 5 ईयर्स, यानी हर 5 साल में आपको एक सर्वे करना है स्कूल जाने वाले बच्चों का। जहां क्या करना है? वहां ये चिन्हित करना है बच्चों को जिन बच्चों में किसी न किसी तरह की दिव्यांगता है और उन्हें विशेष सहयोग की आवश्यकता है। और क्या करना है? टू लुक एट एम्प्लॉइंग टीचर्स, विशेष शिक्षक हैं कि नहीं उतने मात्रा में। एक यूपी विशेष शिक्षक एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक कोर्ट केस था, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 8:1 रेशियो में टीचर होने चाहिए, यानी कि 8 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। ये कहां से आ गया? ये पुराने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से ही आ गया। तो सबसेक्शन 17 ये भी बताता है कि शिक्षकों को एम्प्लॉय करना चाहिए। एएसी, ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन की सुविधा होनी चाहिए। अगर वो डेफ हो तो साइन लैंग्वेज की सुविधा होनी चाहिए। अगर वो सेरेब्रल पॉल्सी चाइल्ड हो तो उसे ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, चाहे वो पिक्चर बोर्ड हो, चाहे वो हाईटेक डिवाइसेस हो, स्पीकिंग टैबलेट्स हो वगैरह, उसकी सुविधा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मॉडिफिकेशन सो एज टू इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बाय मेकिंग एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, यानी कि सुगम्यता का पालन करना ही चाहिए। ये स्पष्ट रूप से सीपीडब्ल्यूडी को भी आदेश दिए गए। ये सब कहाँ आते हैं? ये आते हैं सबसेक्शन 17 में। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कई एक दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। 6 महीने से लेकर उसके ऊपर तक का सजा अगर कोई पेनाल्टीज के प्रावधान, ये भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बखूबी किए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप देखें चैप्टर 8 सबसेक्शन 39, वहां ये भी बताया जाता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट फोरम, जिसमें कि आप भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, उनका ये राइट तो बनता है। क्या राइट तो बनता है? एडवांस्ड रिकॉग्निशन ऑफ स्किल्स, merits and abilities of person with disabilities and their contribution, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनकी विशेषता क्या है और वो किस तरह अपना योगदान दे रखे हैं इस सभ्यता संस्कृति के विकास क्रम में, वो भी बताना हमारा काम है। चैप्टर 8 सेक्शन 39 ये दर्शाता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का। तो मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। 2 ऐसे उदाहरण
जहां की हम ये जान सकते हैं किस तरह एक दिव्यांग बच्चे को अगर शिक्षा सुगम्य करा दिया जाए तो वो समाज के लिए एक मजबूत खूंटा बन जाता है जिसके ऊपर समाज निर्भर कर सकता है। हमें से कई लोगों ने सुना होगा वो दोहा, जहां करत करत अभ्यास कि जड़मती होत सुजान, कि रस्सी के आवत जावत शिल पर परत निशान। पता ये वरदराज जी ने लिखा था। और वरदराज जी कौन थे? वरदराज जी गुरुकुल जब पढ़ते थे तो उनके जो लक्षण बताए जाते हैं, अकेले रहते थे, दोस्त नहीं बना पाते थे, गणित और व्याकरण अच्छा था लेकिन बाकी के विषयों में उनका ध्यान नहीं रहता था, चूंकि हंस बोल नहीं पाते तरीके से रहते थे। तो एक बार उन्होंने तय किया कि चलो गुरुकुल से भाग जाएं, जितने भी लक्षण हैं सारे ए पर्सन, ए चाइल्ड विथ ऑटिज्म, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, देखिए यहाँ। तो वो भाग कर निकले गुरुकुल से और सुबह होते होते बड़ी प्यास लगी थी, एक कुएं के पास बैठे थे। देखा कि कुएं का जो चौखट है उसमें निशान बने हुए हैं। भाई किससे निशान बने हुए हैं? जो मुलायम रस्सी आती जाती है उससे गड्ढे पड़े हुए हैं। तो उनके मन में ये आया कि अगर बार बार रस्सी के आने जाने से एक पत्थर के ऊपर भी निशान हो सकता है, तो मैं बार बार अगर अभ्यास करूं तो क्या मेरी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए वरदराज वापिस आए और उन्होंने पाणिनि का दिया हुआ, लगभग 4000 सूत्र थे उनके व्याकरण के, कठिन थी भाषा, ये लगभग 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने उसे आसान कर घटाकर 723 सूत्र बना दिए, इसने, वरदराज ने। तो अगर शिक्षा मुहैया कराया जाए तो संस्कृत को सुपाच्य बनाया वरदराज जी ने, जिन्हें कि शायद ऑटिज्म रहा होगा। वही पाणिनि, अगर उनकी कहानी आप पढ़ें, पहली शताब्दी के समय के थे वो कवि, तो एक ज्योतिष आए और उन्होंने बताया कि इनके हाथ में तो शिक्षा का कोई रेखा ही नहीं है। पिताजी पूछ रहे थे कि भाई ये पढ़ता क्यों नहीं? उनके पिताजी पंडित थे। तो बोला गया कि इनके हाथ में शिक्षा की रेखा नहीं है। तो पाणिनि ने अपना हाथ काट लिया था और बोला था कि अब रेखा बन गई है, और व्याकरण बनाकर संस्कृत को सुदृढ़ बनाया था। कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे वो अष्टावक्र हो, चाहे वो पाणिनि हो, चाहे वो वरदराज हो, दिव्यांग बच्चों को अगर सुरक्षा दी जाए, सुविधाएं दी जाए और सुगम्य बनाया जाए चीज, तो वो इस समाज के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनेंगे और समाज बेहतर हो पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर नसीम अहमद जी का और उनके पूरे टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद दिया और आदर प्रणाम आपसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने विधिपूर्वक, उदाहरण सहित और कानूनी पक्षों के उदाहरण को भी जोड़ते हुए, अर्थात आरपीडब्ल्यूडी की एक श्रृंखला को मिलाते हुए आज इस 2 दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के पूर्णाहुति क्रम में आपने अपनी बात जो हमारे सभी विशेष शिक्षकों के समक्ष रखी है, निश्चय ही बार बार का प्रयास श्रेष्ठता का मूलक बनता है। आपने विधिपूर्वक उदाहरण सहित तो बात बताई कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरी यावत जागते सिल पर पड़त निशान। हम विशेष शिक्षा में लगे हुए विशेष शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के ऊपर, उनके साथ जो ये प्रयास कर रहे हैं, यह एक न एक दिन ऐसी साफल्यता का, ऐसी प्रफुल्लता का, एक ऐसे वृक्ष का निर्माण करेगा जब हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक भारतीय समाज में वर्तमान परिदृश्य में जैसे स्थान पा रहे हैं, ऐसे अनेकानेक स्थान पाएंगे। और उस दौर में यह चर्चा चलेगी कि ये विशेष शिक्षा या विशेष शिक्षकों के द्वारा लगाई गई वट वृक्षता का एक स्वरूप है जो आज प्रफुल्लित होकर के पुष्पायमान हो रही है।
और फिर यह दुनिया देखेगी कि हम कैसे अपने इन प्यारे दिव्यांग और दिव्य शक्ति युक्त बालक बालिकाओं को सशक्तिकरण करने के लिए किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी समस्त ऊर्जाओं को इस क्षेत्र में खपाकर ही हम श्रेष्ठता को पा सकते हैं। ऐसा आप सब श्रेष्ठ जनों द्वारा हम लोगों को शिक्षण मिला है और मिलता रहा है। आज की आपकी इस आशीर्वचनीय स्वरूप को प्रस्तुत करने हेतु मैं संस्था SIPRH की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आपने कहा मैं नहीं जानता हूं, मैं आपको सादर प्रणाम करके इस बात के लिए कोट कोट वंदन करता हूं। आप जैसे श्रेष्ठों का आशीर्वाद ही हमारा जानना है सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। अब यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता की तरफ है और मैं कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं संस्था के संस्थापक, संस्था के निदेशक डॉक्टर नसीम अहमद सर को कि आए और कार्यक्रम के अंतिम बेला पर सभी प्रतिभागियों का, सभी श्रेष्ठ जनों का, सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से पूर्ण होने की घोषणा करें। डॉक्टर नसीम अहमद सर। धन्यवाद नागेश जी, धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बड़े भाई डॉक्टर नचिकेता रावत जी, जो इस समय निदेशक चेन्नई हैं, उनका हम आभार जितना व्यक्त करें कम है। पर हमारी एक छोटी सी संस्था है, कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज के इस 2 दिवसीय वेबिनार में उपस्थित सभी प्रोफेशनल्स, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से स्पेशल एजुकेटर्स, ऑडियो, स्पीच, रहब, क्लिनिकल तथा अनेक महत्वपूर्ण रूप में जो दिव्यांगजनों के हितार्थ कार्य कर रहे हैं, उनको सेवा भाव से उनको अग्रसर करने के लिए लगातार कार्यरत हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने SIPRH अमरोहा के बैनर पर भरोसा कर 2 दिवसीय नेशनल वेबिनार में प्रतिभाग किया और संस्था को यह सौभाग्य का अवसर प्रदान किया कि आज भारतवर्ष के अनेक राज्यों से तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी 2 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जो संस्था के लिए सौभाग्य की बात है। संस्था जैसे कि बताया था कि 3 अगस्त 2004 से कार्यरत है और ह्यूमन रिसोर्सेस के क्षेत्र में 2016 से कार्य कर रही है। के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसी के साथ अपने निदेशक महोदय से पुनः जो हमारा 30-31 मार्च को दूसरा नेशनल वेबिनार हो रहा है, उसमें भी जुड़ने के लिए सादर आमंत्रण दे रहा हूं कि कुछ समय उसके लिए भी निकालकर हमें सौभाग्य का अवसर प्रदान करें। सभी ग्रुप्स में जुड़े हुए प्रतिभागियों को सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ की प्रबंध कार्यकारिणी, संस्थान परिवार तथा संस्थान स्टाफ की तरफ से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हमारे जितने भी कल और आज मुख्य वक्ता रहे हैं, जिनमें डॉक्टर SS मिश्रा जी, प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर पंकज कुमार शाह जी, डॉक्टर विनीत कुमार केन साहब, डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी तथा अन्य सभी वक्ता गणों को मैं संस्थान परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और साथ ही यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि सभी गुरुजनों का, मेरे लिए सभी श्रेष्ठ हैं और मैं एक स्टूडेंट्स के समान हूं, का आशीर्वाद संस्था पर, संस्थान परिवार पर बना रहे, क्योंकि मैं भी एक क्लिनिकल फील्ड से ही संबंधित हूं। क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरा अपना फील्ड रहा है,
तो मेरे लिए सभी गुरु हैं, मैं एक स्टूडेंट्स के समान हूं। तो सभी गुरुओं से प्रति मेरा आदर और सभी से निवेदन कि संस्था पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता पे है। मैं देख रहा हूं हमारे पार्टिसिपेट लिख रहे हैं कि एक्सीलेंट कार्यक्रम रहा। आपकी संतुष्टि ही हमारा ध्येय था। आपने सीखा, यह हमारे इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। आपसे SIPRH अमरोहा की तरफ से मैं यही आशा करता हूं, यही निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो चीजें आपको कल से उत्तर भारत के विशिष्टता में विद्वत जनों ने जो व्यवस्था करके, जो अनुभव लेकर के अपनी बातें आपके बीच में रखी हैं, वह आप भिन्न भिन्न राज्यों में जब जहां अपने क्षेत्र में जाएंगे तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की संरक्षा और सुरक्षा पर आप अपनी महनीय राय दें। जितने भी IT और RT हमसे जुड़े हैं, इंजीनियरिंग टीचर और रिसोर्स टीचर, आपसे निवेदन है कि अपने DC को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को, इस प्रोग्राम में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मैंने कल से लेकर आज तक जितने भी PPT आपको दी है, जितने भी वीडियोस आपको दिए हैं, जितना भी मटेरियल आपको PDF में दिया है, आप सभी से निवेदन है सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को उपलब्ध कराएं, जिससे वे हमसे न जुड़ पाए हुए समस्त विशेष शिक्षकों को उस मटेरियल को दें। सभी लोग सीखे, सब पढ़े और सब पढ़े। सभी विशेष शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों में इस बात को पहुंचाएं, तभी जाकर के यह सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम अपने अधिक स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। आप सभी हमसे जुड़े, हम पर विश्वास किए, इस हेतु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम है। आगे भी आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद संस्था की तरफ बना रहे, इसी भाव के साथ यह कार्यक्रम अब पूर्ण होता है। आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर प्रणाम सभी को। नचिकेता सर, आपको सादर प्रणाम। नमस्कार। नागेश सर प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे रिक्वेस्ट है, इसी जी। तरीके